अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। आज की ये जो वीडियो है ये महा टेट की सेट 3 की वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी CDP के क्वेश्चन महा टेट में आए थे सेट 3 में, उन सभी क्वेश्चन को आज हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे, ताकि जो CDP का जो सिलेबस है उसका एनालिसिस हो जाए कि किस टॉपिक पर या क्या सिलेबस है, टेट के अंदर हमको क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जब हम सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तब हमको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आगे से हम लोग कोशिश करेंगे कि हर सेट को हम सेक्शन वाइज करें, ताकि हर सब्जेक्ट का अलग-अलग सिलेबस और डिफरेंट डिफरेंट उनके टॉपिक आपको समझ में आ जाए कि किसको कितना वेटेज देना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से स्किप करने हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी जब एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को अगर आप एक साथ सॉल्व करेंगे तो देखिए आज की जो वीडियो है इसमें हम CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन महा टेट के अंदर 2017 में सेट 3 में आए थे उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टीचिंग। टीचिंग क्या है? आर्ट ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, या बी है गाइडेंस और डायरेक्शन ऑफ लर्निंग, सी है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिजेनेसिस ऑफ रिइंफोर्समेंट, या ऑल ऑफ द अबव। यानी तदरीस क्या है? पहला ऑप्शन है इसका बैनुल जात असर व रुसूख का फन है, सीखने की हिदायत या सिमत है, निफाज के नतायज का इंतज़ाम है, या मस्कुरा तमाम है। तो देखिए टीचिंग सभी है, आर्ट ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस भी है यानी बहनुल जात पर असर व रसूख का फ़न भी है, ये गाइडेंस भी की जाती है, इसमें चिल्ड्रन को डायरेक्शन भी दी जाती है सही तरीके से, और यहाँ पर निफाज के नतायज का इंतज़ाम भी किया जाता है यानी अरेंजमेंट ऑफ क्वांटिजेनेसिस ऑफ रिइंफोर्समेंट भी यहाँ पर किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव होगा। टीचिंग में सभी बातें शामिल है। टीचिंग में हम किस तरह से स्टूडेंट की बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं, किस तरह से उनको तरगीब दे सकते हैं, सारी चीज़ें टीचिंग के अंदर शामिल होती है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, वायलेंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड कैन बी रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग, यानी बचपन के दौरान तशद्दुद तजुर्बे का नतीजा हो सकता है। तो देखिए बचपन में अगर बच्चे तशद्दुद करते हैं, वायलेंस करते हैं, तो चाइल्डहुड में वायलेंस का क्या रिजल्ट, मतलब क्या नतीजा वो हो सकता है, वजह हो सकती है, क्यों बच्चे ऐसा करते हैं, बचपन के दौरान तशद्दुद क्यों करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद की वजह से। सेकेंड ऑप्शन है चाइल्ड अब्यूज यानी बच्चे के साथ अगर ज्यादती की जाए तब बच्चे तशद्दुद करते हैं, वायलेंस करते हैं, या बच्चे से गाली गलौज की जाए यानी चाइल्ड बुलिंग की जाए तब बच्चे तशद्दुद करते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए अगर आप बच्चे घर में अगर घर का माहौल ही अगर खराब है, डोमेस्टिक वायलेंस है, घर में ही अगर तशद्दुद का माहौल है, तो बच्चे भी क्या करेंगे? तशद्दुद करेंगे। बराबर। अगर चाइल्ड के साथ ज्यादती की गई, बच्चे के साथ ज्यादती की गई, तो भी जाहिर सी बात है कि वो तशद्दुद पर उतर आएंगे, और अगर बच्चे के साथ गाली गलौज की गई तो भी इसका नतीजा तशद्दुद हो सकता है। तो ये सारी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है चाइल्डहुड में वायलेंस का शिकार या वायलेंस या तशद्दुद पर आ सकता है। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ दी अबव इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेट का 23 क्वेश्चन है, लेकिन हमारी आज की वीडियो का ये थर्ड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सबसे इजी क्वेश्चन, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को किसने बताया था? कौन था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बताने वाले? तो हार्वर्ड गार्डनर थे। उन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंस बताई थी कि हर इंसान के अंदर अलग-अलग, मतलब सब में इंटेलिजेंस होती है, लेकिन किसी में कुछ ज़्यादा तो किसी में कुछ कम होती है। जैसे कोई इंसान अगर बॉडीली फिट है, तो बॉडीली काइनेस्थेटिक की इंटेलिजेंस उसके अंदर होंगी, किसी के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होंगी, किसी के अंदर इंट्रापर्सनल होंगी, ओके, किसी के अंदर स्पेशल होंगी, स्पेशल यानी जैसे कुछ आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं। तो इस तरह से कुछ 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर ने बताई थी। तो आपको यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी भी अच्छे से रीड करनी है। उनमें से आपको आठों जो उन्होंने 8 टाइप के जो 8 टाइप के इंटेलिजेंस बताए थे, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज जैसे बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस
की टाइप पहचानिए, तो आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से पहचानना होगा। या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है, स्पेशल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है। कुछ इस तरह से भी सवालात आपको आ सकते हैं। तो जितने भी उन्होंने टाइप के इंटेलिजेंस बताए थे, आपको वो सारे क्या करने हैं, पढ़ने हैं। मतलब हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हार्वर्ड गार्डनर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिग्रेशन इज अ साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। अभी देखिए जो डिफेंस के मैकेनिज्म है, आपको वो भी पढ़ना है। ओके, यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो वो सारे भी आपको पढ़ना है। तो उसमें से रिग्रेशन भी एक है, क्या ये सही है? तो जी हाँ, रिग्रेशन उसमें से एक डिफेंस का मैकेनिज्म है। अब डिफेंस क्या, यानी सपोज जैसे हम एग्जाम में फेल हो गए। ओके, अब किसी ने पूछा फेल होने की वजह, तो हम खुद की गलती एग्जामिनर एग्जामिनर पर ला देंगे या पेपर सेट करने वाले पर, कि पेपर ही सही तरीके से नहीं आया था, या क्वेश्चन ही सही नहीं थे, क्वेश्चन गलत थे, या बहुत डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा था, ये सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन आ गए थे, इसलिए मैं फेल हो गया। यानी आपने स्टडी नहीं किए, आपने फोकस नहीं किए, आपने मेहनत नहीं किए, ये सारी बातों को आप साइड में रखेंगे और आप पेपर को ही दोष देंगे कि पेपर में ही कुछ ना कुछ खामियां थी। यानी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को डिफेंस करने के लिए आप अलग अलग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसमें कुछ हवाई महल बनाना होता है, कुछ रिग्रेशन है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, कुछ 7 या 8 है वो। तो आपको जो डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म है वो भी क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर। यानी डिफेंस के कौन कौन से मैकेनिज्म है, अलग अलग सिचुएशन में कौन कौन से मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हवाई महल बनाना, यानी बड़ी बड़ी बातें करना, या किसी से अपना ताल्लुक बताना, मतलब अपनी बड़ाई मारने के लिए किसी और से, किसी बड़े इंसान के साथ अपना ताल्लुक बताना, इसे भी डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंट टाइप के डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म बताए गए हैं। तो आपको ये भी क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो रिग्रेशन उनमें से एक मैकेनिज्म है, रिग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, माइनर पार्टिसिपेटिंग इन एन इलीगल बिहेवियर इज नोन एज। यानी गैर कानूनी हरकत में छोटे बच्चों की शमूलियत को माना जाता है। यानी गैर कानूनी अगर किसी काम में छोटा बच्चा शामिल हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, किस तरह का जुर्म कहा जाएगा? उसे जुवेनाइल जुर्म कहा जाएगा, यानी तिफली जुराइम कहा जाएगा, या जुवेनाइल इलीगल एक्ट कहा जाएगा, यानी तिफल का गैर कानूनी अमल कहा जाएगा, या जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी तिफलाना गफलत कही जाएंगी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, कि जब छोटा बच्चा किसी गैर कानूनी काम में अगर शामिल हो रहा है, गैर कानूनी हरकत अगर वो कर रहा है, तो इस तरह की हरकत को क्या कहा जाएगा? इस तरह की हरकत को तिफलाना गफलत कही जाएंगी। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, इसका सही आंसर होगा कि गफलत की वजह से बच्चा इस तरह से कर रहा है, बराबर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी तिफलाना गफलत इसका सही आंसर होगा। 6th क्वेश्चन है, एन इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द सराउंडिंग कैन बी टर्म एज। यानी किसी इनफरादी शख्स और इनके आसपास के माबैन तआमुल को क्या नाम दिया जा सकता है? यानी जो एक इंसान है और उसके आसपास का जो माहौल है, उन दोनों के बीच में जो बैनुल अमल होता है, जो तामुल होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी कहेंगे, यानी माहौलियाती नफ्सियात कहेंगे, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहेंगे, यानी नफ्सियाती माहौलियात कहेंगे। देखिए, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है इसके अंदर, हाँ, आपको ये सब कंसेप्ट समझना है। या क्लाइमेटिक साइकोलॉजी कहा जाएगा, यानी मौसमी नफ्सियत कहा जाएगा, या सोशियो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी कहा जाएगा, यानी समाजी माहौलियाती नफ्सियात कहा जाएगा। तो क्या कहा जा सकता है, एक शख्स और उसके आसपास के जो माहौल है, आसपास का जो उसका इन्वायरमेंट है, उनके बीच में अगर कोई तामुल है, कोई इंटरप्ले है, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। देखिए, समाज का यहाँ पर, क्लाइमेट की यहाँ पर बात नहीं की गई है। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट यानी हमारी खुद के नफ्सियात से रिलेटेड, हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन से रिलेटेड बात होंगी। लेकिन यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात की गई है, इसके लिए माहौलियाती
नफ्सियात होगा। अब यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सोशियो इन्वायरमेंट साइकोलॉजी क्यों नहीं। तो देखिए सोशल की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है, समाज की बात अभी यहाँ पर नहीं की गई है, सिर्फ अपने आसपास के इन्वायरमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पर इस तरह का कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इसलिए हम इसको इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आज का मतलब साइकोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। Which one of the following is the most effective method of modification in children's behavior? यानी बच्चों के रवैये में तरमीम करने का सबसे मौसर तरीका मंदरजा झैल में से कौन सा है? तरमीम करने का यानी बच्चों के रवैये में तब्दीली लाने का, चेंज करने का। मॉडिफिकेशन क्या होता है? चेंज। तरमीम करना यानी तब्दीली लाना। तो बच्चों के रवैये में तब्दीली लाने का, चेंज लाने का, मॉडिफिकेशन का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? यानी रिवॉर्ड, बच्चों को हम रिवॉर्ड देकर तब्दीली ला सकते हैं उनके बिहेवियर में, पनिशमेंट देकर ला सकते हैं, बच्चों को ब्लेम करके ला सकते हैं, या रेस्ट्रिकेशन के जरिए, इखराज के जरिए हम बच्चों के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं। क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? तो देखिए अगर हम बच्चे को पनिशमेंट देंगे तो बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा और हो सकता है वो जारहाना रवैया इख्तियार कर ले, वो वायलेंस पर उतर आए। बच्चों को हम दोष भी नहीं दे सकते, इसकी वजह से भी बच्चे मायूसी का शिकार हो जाते हैं। ओके, और इखराज भी मतलब बच्चों को डायरेक्टली बाहर भी नहीं निकाल कर हम फेंक सकते हैं। तो अगर हम बच्चों को रिवॉर्ड्स देंगे, अगर अच्छे कामों के ऊपर अगर हम बच्चों को इनाम देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, उसकी तारीफ व तस्कीन करेंगे, अगर यानी उसको अगर हम मुबारकबाद, शाबाश कहेंगे, तो बच्चा क्या कर सकता है? अपने बिहेवियर में चेंजेस ला सकता है, अच्छा बिहेवियर वो अपना सकता है कि इस तरह के बिहेवियर से मुझे रिवॉर्ड मिलता है, मेरी शाबाशी होती है, मुझे क्लास में इज्जत बख्शी जाती है। तो रिवॉर्ड की वजह से बच्चा अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन ला सकता है, ना कि पनिशमेंट की वजह से, ना ब्लेम की वजह से, और क्लास के बाहर तो हम उसको निकाल ही नहीं सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिवॉर्ड होगा। हमको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। जब आप सीडीपी के क्वेश्चन चाइल्ड से रिलेटेड अगर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो पॉजिटिव क्या हो सकता है आपको वो देखना है। निगेटिव को यहाँ पर आपको इग्नोर करना है। बच्चे के हक में क्या निगेटिव हो सकता है, वो सारी चीजें आपको क्या करनी है? इग्नोर करनी है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी? यानी ह्यूमन सोसाइटी का इंसानी माशरे के बुनियादी यूनिट के तौर पर मंदरजा झैल में से कौन सा शुमार किया जाता है? तो बुनियादी यानी क्या? बुनियाद यानी क्या? हम अगर किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं तो उसकी बुनियाद नीचे होती है, उसके बाद ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। तो बुनियाद यानी क्या? शुरुआत। बराबर, शुरुआत ही हम बुनियाद से करते हैं ना। तो बच्चे की बुनियाद कहाँ से होती है? उसकी फैमिली से होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज अ बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी? यानी बच्चे का समाज सबसे पहले उसके घर से शुरू होता है। उसके भाई बहन, उसके माँ बाप, उसके जो फैमिली मेंबर्स है, दादा दादी जो भी होंगे घर के अंदर, उनसे बच्चा पहले सब सीखता है, उसके बाद बच्चा बाहर जाता है। यानी सबसे पहला जो बच्चे का समाज होता है, बच्चे की समाजी तरक्की होती है, वो कहाँ से शुरू होती है? उसकी फैमिली से शुरू होती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि बुनियादी या बेसिक यूनिट क्या है बच्चे की ह्यूमन सोसाइटी का? उसकी फैमिली है। बहुत सारी बातें बच्चा अपने घर से ही सीख जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ह्यूमन सोसाइटी, सॉरी, फैमिली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 9 इस सेट का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट इज डिटरमाइन थ्रू हेरिडिटी? यानी हेरिडिटी के जरिए कौन सा जो फैक्टर है वो डिटरमाइन किया जाता है, वो तय किया जाता है? मंदरजा झैल नफ्सियाती तामीर में से कौन सा मौरूसी है? यानी किस पर हेरिडिटी का असर होता है? इंटेलिजेंस पर होता है, यानी जहानत पर, या सेक्स पर होता है यानी जिन्स पर, पर्सनैलिटी पर होता है यानी शख्सियत पर, या लर्निंग पर होता है यानी बच्चे के सीखने पर? तो हेरिडिटी का असर यहाँ पर, हेरिडिटी यानी क्या? विरासत। बच्चों को विरासत में क्या मिल सकता है? उसकी इंटेलिजेंस मिल सकती है यानी जहानत, सेक्स मिल सकता है, उसकी पर्सनैलिटी, या फिर लर्निंग। देखिए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए एक-एक पॉइंट को हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस जो है ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की वजह से, यानी माहौल और विरासत दोनों का असर होता है इन्वायरमेंट के ऊपर। यानी बच्चे के अगर पेरेंट्स, अगर उसके इंटेलिजेंस है, उनका इंटेलिजेंट लेवल अगर अच्छा है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। लेकिन अगर बच्चे को माँ-बाप से विरासत में उसकी ज़हानत मिली, लेकिन उसको सही तरीके से माहौल नहीं मिला, तरबियत नहीं मिली, तो वो ज़हानत में तरक्की नहीं कर सकता। तो जो ज़हानत है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का असर होता है।
पर्सनैलिटी अगर हम देखें तो शख्सियत पर भी हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, शख्सियत पर ज़्यादातर जो असर होता है वो इन्वायरमेंट। एक्चुअली तो बच्चा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की वजह से ही जो भी है वो होता है, लेकिन पर्सनैलिटी के ऊपर बच्चे के इन्वायरमेंट का ज़्यादा असर होता है, यानी जिस तरह का माहौल हम बच्चे को देंगे उस तरह की शख्सियत उसकी बनेगी। जैसे अगर 2 बच्चे हैं, एक दोनों बच्चों को अगर हम अलग-अलग माहौल देंगे, एक को हम बहुत ही अच्छी फैमिली में अगर या अच्छे माहौल में अगर उसकी परवरिश करेंगे और एक को चोर डाकुओं के बीच में अगर रख देंगे और एक को हम पढ़े लिखे घर में या पढ़े लिखे लोगों के बीच में अगर रखेंगे, तो जो बच्चा चोर डाकुओं के बीच में रह रहा है उसकी शख्सियत भी उसी तरह से संवरेगी, उसी तरह से बनेगी। यानी इन्वायरमेंट जिस तरह से बच्चे को मिलेगा उसकी शख्सियत उसी तरह से तामीर होंगी। और लर्निंग लर्निंग पर भी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का असर दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेक्स होगा, कि सेक्स जो है यानी बच्चे का जो जीन्स है, यानी बच्चा मेल या फीमेल, लड़का या लड़की जो भी है, तो वो उसका असर किसकी वजह से होता है? मौरूसी होता है, हेरिडिटी की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 CDP का, द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ विच स्कूल पर्सनल हैव बीन इंटरेस्टेड इज दैट ऑफ, यानी अहम जिम्मेदारी जिसके साथ स्कूल के अहलकारों को तैनात किया जाता है। क्या है वो बेसिक, क्या है वो जिम्मेदारियां? चेंजिंग ह्यूमन नेचर टू कन्फर्म टू सोशल एक्सपेक्टेशन, यानी समाजी तवक्कात के मुताबिक इंसानी फितरत को तब्दील करना, या एडजस्टिंग द चाइल्ड टू कन्फर्म टू द डिमांड ऑफ सोसाइटी, यानी माशरे के मुताबिकत के मुताबिक बच्चे को एडजस्ट करना, या एडजस्टिंग सोशल डिमांड टू फिट द नेचर एंड नीड्स ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के फितरत और ज़रूरियात के मुताबिक समाजी ज़रूरत को पूरा करना, या हारमोन सॉरी या हार्मोनाइजिंग द नीड ऑफ द चाइल्ड एंड द डिमांड ऑफ सोसाइटी फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, यानी बाहमी फायदे के लिए बच्चे की ज़रूरियात को बेहतर बनाने और समाज के मुताबिकत को हम आहंग करने। तो इसका यही करेक्ट आंसर होगा। क्या सवाल क्या था देखिए यहाँ पर, कि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ विच स्कूल पर्सनल हैव बीन इंटरेस्टेड इज दैट, यानी अहम जिम्मेदारी जिसके साथ स्कूल के अहलकारों को तैनात किया जाता है, यानी स्कूल के अहलकारों पर सबसे अहम जिम्मेदारी क्या होती है? तो सबसे अहम जिम्मेदारी ये होती है कि बाहमी फायदा यानी समाज और बच्चे दोनों का फायदा, बाहमी फ़ायदे के लिए बच्चे की ज़रूरियात को बेहतर बनाने और समाज के मुताबिक मुतालिबात को हम आहंग करना, यानी बच्चे और समाज दोनों का भी फ़ायदा देखा जाता है, दोनों की भी तरक्की यहाँ पर देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग दीज कैन बी निगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट फॉर अ टीचर, यानी टीचर के लिए निगेटिव या मनफी शख्सियत की खासियत क्या हो सकती है? लैक ऑफ कंटेंट नॉलेज, यानी कंटेंट नॉलेज की कमी, जो टीचर पढ़ाने जा रहा है वो अगर उसको अच्छे से नहीं मालूम है तो वो कैसे टीच कर पाएगा। लैक ऑफ गुड लिसनिंग, इसको वो इम्प्रूव कर सकता है डॉक्टर की मदद से या नई नई टेक्नोलॉजी की मदद से। पुअर जजमेंट स्किल, फैसला करने की खराब सलाहियत। तो देखिए जो अहम है, टीचर का सबसे अहम काम क्या है? बच्चे को टीच करना। तो जो चीज़ वो टीचिंग के लिए जा रहा है, जो भी पढ़ाने जा रहा है, अगर वही उसको कमांड नहीं है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो लैक ऑफ कंटेन नॉलेज क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एनोरेक्सिया नर्वस डिसऑर्डर इज, यानी बेरगबती किस चीज़ की खराबी है? तो यहाँ पर इसके ऑप्शन है, फियर ऑफ फेसिंग पीपल, यानी लोगों के सामने आने का खौफ, फियर ऑफ गेनिंग वेट, वजन बढ़ने का खौफ, या फियर ऑफ स्लीपिंग, या फियर टू लूज क्लोज वन, या किसी करीबी को खोने का डर। तो क्या हो सकता है, किस तरह का फियर है ये? तो देखिए एनोरेक्सिया जो है ये इस तरह का फियर होता है, फियर ऑफ गेनिंग वेट, यानी अगर किसी इंसान को वजन बढ़ने का अगर अंदेशा होता है तो उसे एनोरेक्सिया कहा जाता है। इसे फोबिया भी कहा जाता है, ये एक टाइप का फोबिया है। जैसे हाइड्रोफोबिया होता है, जिनको पानी से डर होता है उन्हें हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, हेडोनोफोबिया होता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोबियाज हैं, आपको ये भी अच्छे से पढ़ना है। जो मेन है, बहुत सारे फोबियाज है लेकिन रिलेटेड टू जो ह्यूमन नेचर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन है, आपको वो सारे फोबियाज पढ़ना है। उससे रिलेटेड भी यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो फोबिया से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि अगर किसी को अपने वजन बढ़ने का अगर खतरा है तो ऐसे डर को क्या कहा जाएगा? एनोरेक्सिया कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ड्यूटीज वुड यू लाइक टू बी कैरिड आउट बाय द मॉनिटर, यानी मॉनिटर के जरिए आप कौन सा काम करवाना चाहेंगे, क्या करवाना चाहेंगे। देखिए चारों ऑप्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। स्ट्रिक्टली फॉलो योर ऑर्डर एंड वर्क एज अ बॉन्डेड लेबर, यानी मेहनती से अपने हुक्म की पैरवी करें और एक मुंसलिक लेबर के तौर पर काम करते रहें। या कंट्रोल योर क्लास इन योर एब्सेंस, या अपनी गैर मौजूदगी में वो तुम्हारी क्लास को कंट्रोल करें। या चेक द होमवर्क ऑफ स्टूडेंट गिवन बाय यू, या वो आपने जो होमवर्क दिया है बच्चों का वो चेक करें। या हेल्प इन योर हाउस होल्ड जॉब, या आपके घर के कामों में आपकी मदद करे। तो मॉनिटर से किस तरह के काम करवाएंगे, घर के काम थोड़ी करवा सकते हैं। जो होमवर्क आप दे रहे हैं वो आप ही को चेक करना है। ओके, और मजदूरों के जरिए भी हम उससे काम नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि कंट्रोल योर क्लास इन योर एब्सेंस, यानी आपकी गैर मौजूदगी में आपकी क्लास को सिर्फ वो कंट्रोल करे, डिसिप्लिन को मैनेज करे। बस इतना ही काम आपको मॉनिटर से करवाना है, ना कि उससे होमवर्क चेक करवाना है आपको, ना आपके घर के काम आप ले सकते हैं, ना ही वो कोई लेबर है, कोई मजदूर है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड यूनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी तरक्की के कौन से मरहले को तरक्की का मुनफर्द मरहला माना जाता है। इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंट स्टेज, या एडल्टहुड स्टेज। तो चाइल्डहुड स्टेज जो होता है उसको यूनिक माना जाता है। क्या आंसर आएगा इसका। चाइल्डहुड स्टेज इसका करेक्ट आंसर होगा कि इसको यूनिक स्टेज माना जाता है, बचपन का जो मरहला होता है उसे। क्वेश्चन नंबर 14 है, द बेस्ट वे टू प्रमोट एटीट्यूड ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इन अ चाइल्ड इज, यानी बच्चे में ईमानदारी और सालमियत का रवैया फरोग देने का बेहतरीन तरीका क्या है। क्या हो सकता है। टू पॉइंट आउट टू हिम दैट दिस इज द बेस्ट वे टू गेट अलोंग इन सोसाइटी, यानी इन्हें ये निशानदही करवाना कि ये समाज में घुलने मिलने का बेहतरीन तरीका है। या टू प्रोवाइड हिम विथ प्रॉपर हीरोज विथ whom ही कैन आइडेंटिफाई, या इसे मुनासिब तौर पर फराहम करना जिसके साथ वो शनाख्त कर सकते हैं, यानी किसी का एग्जाम्पल उसको देना। या टू प्रोवाइड हिम विथ प्रैक्टिस दैट इंटीग्रेट ऑनेस्टी इनटू हिज कंसाइनेंस, यानी इन्हें अपने ज़मीर में ईमानदारी को जम करने के तरीके से फराहम करना। तो इस तरह से किस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दी अबव होगा। कैसे, देखिए आप उन्हें बता सकते हैं कि ये अगर सही बच्चा अच्छा काम कर रहा है, ईमानदार है, तो आप बता सकते हैं कि यही सही तरीका है सोसाइटी में रहने का। टू प्रोवाइड हिम विथ प्रॉपर हीरोज विथ whom ही कैन आइडेंटिफाई, यानी ऐसे हीरोज, हीरोज का मतलब सिर्फ फिल्मी हीरो नहीं होता, यानी किसी आइडियल पर्सनल की उसको मिसाल देना जिसे वो जानता है। ओके, उनकी ईमानदारी के किस्से उसे बताना, इससे भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। टू प्रोवाइड हिम विथ प्रैक्टिस दैट इंटीग्रेट ऑनेस्टी, यानी उसको प्रैक्टिस करवाना, उसको इस तरीके अपने ज़मीर के अंदर ऑनेस्टी लाने के लिए, तो ये भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। आगे के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है सीडीपी के तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी, इसके लिए 15 क्वेश्चन हम लोग फिनिश करते हैं यहाँ पर। तो लास्ट वाला 15 क्वेश्चन है ये कि नॉलेज प्लस कॉम्प्रीहेंशन लीड्स टू, यानी नॉलेज और कॉम्प्रीहेंशन, इल्म और जामियत किस चीज़ की रहनुमाई करते हैं। एक्सिक्यूशन की, स्किल की, एनालिसिस की, या सिंथेसिस की। तो किस चीज़ की रहनुमाई करते हैं ये। तो देखिए नॉलेज प्लस कॉम्प्रीहेंशन जो है वो एनालिसिस में आता है। अब कॉम्प्रीहेंशन यानी क्या, अगर आपको आपका कॉम्प्रीहेंशन पावर अच्छा है, जैसे आपको दिया कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस अगर दी जाती है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, सपोज उसमें से आपको क्या किया जाता है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है कि आपको ये कितने अच्छे से समझ में आ रहा है, आप किस तरह से इसको एनालाइज कर सकते हैं, तज्जिया कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉलेज और कॉम्प्रीहेंशन दोनों किसको लीड करते हैं, एनालिसिस को लीड करते हैं। तो इस तरह से जो सेट 3 के अंदर 15 क्वेश्चन को हमने कवर करे, और भी क्वेश्चन है इसमें सीडीपी के, उन क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो FH2 क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।